मूवी की शुरुआत होती है 2007 में, जहां पर एक हवेली को दिखाते हैं जहां पर कई सारे पंडित और तांत्रिक मिलकर एक आत्मा जो मंजुलिका की होती है, जो अपनी बहन अंजुलिका पर हमला कर देती है, उसको ठाकुर हवेली में ठाकुर दरवाजे के पीछे मंत्र तंत्र के धागे से और त्रिशूल से बंद कर देते हैं। फिर 18 साल बाद रीत को दिखाते हैं जो अपने हीरो से मिलती है जिसका नाम होता है। दोस्तों लेटेस्ट में मैंने अभी द ड्रॉन जायंट मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप उस मूवी को देख सकते हैं। प्लीज़ उस मूवी को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेन के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रूहान से मिलती है जो उसको उसका बैग लौटाते वक्त उसका नाम बैग पे देख लेता है और उसके बाद वो उसको नाम से बुलाता है, तो वो रीत बहुत परेशान हो जाती है कि इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। उसके बाद रूहान उसको अपना एक फ़ोन देता है और कहता है कि ये लो फ़ोन। तो रीत को लगता है कि रूहान अपना फ़ोन देकर उससे उसका नंबर मांग रहा है, तो रीत गुस्से में वो फ़ोन उठाकर पटक देती है जिससे वो फ़ोन टूट जाता है। दरअसल वो फ़ोन असलियत में रीत का ही होता है, ना कि रूहान का। उसके बाद वो दोनों चंडीगढ़ की बस में बैठते हैं और रूहान अपना फ़ोन निकाल कर उससे कहता है लो अपनी भाभी को फ़ोन कर लो। तो रीत बहुत परेशान हो जाती है कि इसको मेरी भाभी के बारे में कैसे मालूम हुआ। उसके बाद रीत उसके फ़ोन से अपनी भाभी अंजुलिका को फ़ोन करती है जो उससे कहती है कि तुम खुश रहो, एक्साइटेड रहो क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसे मुंह मत लटकाओ। तो रीत कहती है कि मुझे इस शादी से उतनी कोई खुशी नहीं है। तो वहाँ पर रूहान उससे बोलता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा क्योंकि तुम उससे अच्छा डिजर्व करती हो। रूहान कहता है कि उसके पास सिक्स सेंस का पावर है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही उसके साथ वो भी करती है। वो कहती है कि मेरे पास भी सिक्स सेंस है और मुझे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम अभी बेरोज़गार हो, और वो ये बताती है कि फ़ेसबुक की आईडी से मैंने भी तुम्हारे बारे में सब कुछ देख लिया जैसे कि तुमने मेरे बारे में देखा। उसके बाद बस एक ढाबे पे रुकती है 20 मिनट के लिए, जहाँ वो सब बस से नीचे उतरते हैं और रीत और रूहान आपस में बात करते हैं। तो रूहान उसको अपने बारे में बताता है कि वो बहुत ही ट्रैवलिंग बंदा है, वो ट्रैवल करना बहुत पसंद है उसको, वो सिर्फ लिव इन द मोमेंट वाला बंदा है जो हमेशा हर मोमेंट को जीना चाहता है। तभी रीत उसको बताती है कि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इसीलिए वो 4 साल यहाँ पर जब अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही थी तो भी वो कहीं नहीं घूमी। तो रीत की बातें ये सुन के रूहान उसको मनाता है कि यहाँ पर आज एक म्यूज़िक पार्टी है तो हम उस म्यूज़िक पार्टी में चलते हैं। रीत उसकी बात मान जाती है और वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं चंडीगढ़ की बस को छोड़कर। अब उनको एक पुलिस वाले से पता चलता है कि जिस बस से वो चंडीगढ़ जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया, वो बस खाई में गिर गई और जितने भी आदमी उसमें बैठे थे वो सब के सब मारे गए। रीत ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो अपने घर वालों को फ़ोन करके इस बारे में बताने के लिए फ़ोन करती है। फ़ोन उसकी छोटी बहन उठाती है जिसको रीत की आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही होती है, पर रीत को सब कुछ साफ साफ सुनाई पड़ता है। रीत की बहन उसी आदमी से जाकर मिलती है जिससे रीत की शादी होने वाली होती है। तो रीत सब कुछ सुनती है फ़ोन पे, उसको पता चल जाता है कि उसकी छोटी बहन और उसका होने वाला जो हस्बैंड है वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। तो रीत एक प्लान बनाती है और वो ये बोलती है कि वो अब घर पे ये नहीं बताएगी कि वो बच गई, हालांकि उसके घर वालों को ये पता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। तो इस तरीके से रीत की बहन और सागर की शादी हो जाएगी। उसके बाद रीत वापस जाएगी अपने घर और उसे पता है कि उसके फादर उसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद वो रूहान को भवानीगढ़ जाने के लिए मनाती है। भवानीगढ़ पहुंचने के बाद उनको रहने के लिए कोई जगह भी चाहिए होती है, तो इसीलिए रीत उनको ले जाती है ठाकुर हवेली, जो कई सालों से बंद पड़ी थी मंजुलिका की वजह से, क्योंकि गांव वाले भी उसकी तरफ रुख भी नहीं करते थे क्योंकि उन्हें ये पता था कि इस हवेली में मंजुलिका की आत्मा रहती है। सुनसान हवेली को देखकर रूहान डर जाता है और रीत से कहता है कि यहाँ से वापस चलो, और तभी रीत बोलती है नहीं अंदर चलो, यहाँ पर कोई भी डर की बात नहीं है। अंदर हवेली में ताला लगा होता है तो रूहान बोलता है यहाँ ताला लगा है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। उसी वक्त ताला अपने आप खुल जाता है तो रूहान बहुत ज़्यादा डर जाता है। रीत बोलती है ताला बहुत पुराना था तो जंग की वजह से खुल गया होगा, तो दरवाज़ा भी अपने आप खुल जाता है। तो रूहान और डर जाता है। तो रीत उससे कहती है कि कोई नहीं, हवा की वजह से ये दरवाज़ा अपने आप खुल गया होगा। वो लोग वहाँ पर लाइट जलाते हैं और उसी वक्त उस हवेली के सामने से छोटा पंडित गुजर रहा होता है। हवेली में लाइट जलता देखकर छोटा पंडित डर जाता है। वो ये समझता है कि कोई इस हवेली में रहने आ गया और वो भागता भागता ठाकुर के घर पे पहुंचता है। वहाँ पर सब लोग रीत का शोक मना रहे होते हैं और तभी छोटा पंडित वहाँ ठाकुर से बोलता है कि पुरानी हवेली का ताला किसी ने तोड़ दिया है और उसमें कोई रहने आ गया है। रीत रूहान को तभी अपनी बचपन की कुछ यादें बताती थी कि वो अपने
पापा, भाभी और चाचा के साथ कैसे रहती थी। और उसी के बाद हम ये देखते हैं कि ठाकुर परिवार और गांव के बहुत सारे लोग उस हवेली में आते हैं ये देखने के लिए कि कहीं वो मंजुलिका वाला दरवाज़ा तो किसी ने नहीं खोल दिया, कोई रहने तो नहीं आया। इसी के लिए वो सब आते हैं उस हवेली को चेक करने के लिए। सबको आता देख रीत तो जल्दी से छुप जाती है, पर रूहान को छुपने का वक्त नहीं मिलता, इसीलिए रूहान वहीं पर पड़े सोफे पे बैठ जाता है। ठाकुर जब वहाँ पे आता है तो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो रूहान बताता है कि मुझे यहाँ पर रीत लाई है। तो ये सब सुन के चौंक जाते हैं। वो बोलता है कि रीत मतलब रीत की आत्मा मुझे लेकर आई है। मेरे पास भगवान का दिया हुआ एक वरदान है जिससे मैं भूत प्रेतों से बात कर सकता हूँ, उन्हें देख सकता हूँ। लेकिन ठाकुर साहब उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। तब रोहान ठाकुर साहब को रीत के बचपन के किस्से सुनाता है जो थोड़ी देर पहले रीत ने ही उसे बताए थे। वो सारे किस्से सुनकर सब बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि वो सारी बातें सिर्फ रीत ही जानती है। तभी जो है अंजुलिका, जो रीत की भाभी होती है, वो उससे पूछती है कि तुम हमारे जज्बातों के साथ खेल तो नहीं रहे हो। तो रोहान कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल सब कुछ देख सकता हूँ। रीत यहीं पर खड़ी है और उसी ने मुझे ये सब बातें बताई हैं, तभी मैं आपको ये बातें बता पा रहा हूँ। तब चाचा जी पूछते हैं कि रीत यहाँ पे क्यों आई, अपने घर क्यों नहीं आई। तो फिर रोहान रीत की आत्मा से बात करने का नाटक करता है और फिर उनको ये बताता है कि रीत की यही आखिरी इच्छा थी कि हम सब यहीं पर रहें ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। और उसके बाद अंजुलिका को मंजुलिका का डर रहता है। फिर भी चाचा जी बोलते हैं कि अगर रीत ये चाहती है तो हम सब इसी हवेली में रहेंगे और जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तब सारे लोग उस महल में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसकी प्रिपरेशन के लिए वापस जाते हैं। रीत रोहान की ये बातें देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि रोहान ने उसकी इतनी मदद की और उसकी फैमिली को एक साथ इकट्ठा कर लिया। और अब रीत को लगता है कि जैसे उसने घर में रहने के लिए मना लिया वैसे ही वो सागर और त्रिशा की शादी के लिए भी सबको मना लेगा। और उसके बाद हमें ये देखते हैं रीत रोहान से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, हम किसी भी कमरे में छुप जाएंगे, ये बिल्कुल एक भूल भुलैया है। तभी महल के उस बंद कमरे को दिखाया जाता है जहाँ से घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है। अगली सुबह महल को साफ सफाई करी जाती है, एकदम साफ करा जाता है ताकि लोग आकर वहाँ पर रह सकें। और तभी चाचा जी को उस कमरे में एक परछाई दिखाई पड़ती है जिससे चाचा जी बहुत डर जाते हैं। यहाँ महल में रीत के चौथे के लिए पूजा अर्चना की जा रही होती है और वहाँ हम देखते हैं कि रीत मज़े से खाना खा रही है। तभी हम ये देखते हैं कि रूहान जो है वो फिर से परिवार के साथ बात कर रहा होता है और वो परिवार वालों को ये बताता है कि रीत की एक और आखिरी इच्छा थी और वो ये थी कि जो है अब सागर की शादी रीत की जगह पर त्रिशा से कर दी जाए। हालांकि त्रिशा और सागर पहले से ही तैयार थे इस शादी के लिए, पर ठाकुर साहब जो रीत के फादर थे वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी जो है रूहान फिर से नाटक करता है रीत की आत्मा से बात करने का और वो ये बताता है कि रीत कह रही कि मैं अपने परिवार के साथ गम में नहीं खुशियों के साथ रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए और सागर की शादी मेरे बदले अब त्रिशा से कर दी जाए। तभी हमें महल के अंदर एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम रज्जो होता है, जो कि रूहान से कहती है कि वो अपनी बहन रीत को बहुत मिस कर रही है और उसको गले लगाना चाहती है। और रूहान इस बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि मैं सिर्फ भूतों से बात ही नहीं करता, वो मेरे शरीर में भी समा जाते हैं। और वो एक्टिंग करता है कि रीत उसके शरीर में आ गई और वो रज्जो से कहता है कि अब तुम मुझे गले लगा सकती हो और रज्जो उसको गले लगा लेती है। उसके बाद रीत की नानी जो होती हैं वो भी रूहान को रीत समझकर गले लगा लेती हैं, जो रूहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी रूहान के रूम में सागर और त्रिशा आते हैं रीत से बात करने के लिए कि रीत को उसके बारे में कैसे पता। और तभी रूहान फिर से नाटक करता है और वो रीत बन के बात करता है कि उसको तुम्हारे लोग के बारे में सब कुछ पता है, बस वो अपनी बहन को खुश देखना चाहती है, इसीलिए वो चाहती है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। रीत भी अब रूहान को पसंद करने लगती है। तभी रूहान के कमरे में एक कौवा आ जाता है। तब रूहान उठकर उस कौवे के पीछे जाता है और वो देखता है कि उसके आगे आगे कोई एक आदमी चल रहा है जिसका वो पीछा कर रहा होता है। और वो पीछा करते करते मंजुलिका के कमरे तक पहुंच जाता है, जहां पर देखता है कि वो जो आदमी है जिसका वो पीछा कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। तभी वहाँ पर अंजुलिका आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने बहुत से भूतों को देखा होगा, जिनका सामना किया होगा, पर तुमने कभी मंजुलिका जैसे भूत को नहीं देखा होगा, तो कभी भी इस कमरे के पास गलती से भी मत आना। अगली सुबह
रूहान बहुत ज़्यादा परेशान और एक्साइटेड होता है कि आखिर वो अपने ही जैसे इंसान कौन था जिसका वो पीछा कर रहा था। तभी वहाँ पर छोटा पंडित आता है जो हाथ में एक अखबार लिए होता है जिसमें रूहान की फ़ोटो होती है, और वो पूछता है कि आपकी फ़ोटो अखबार में क्यों छपी। तो रूहान उससे बोलता है क्योंकि वो भूत से बात कर सकता है इसीलिए उसकी फ़ोटो अखबार में छपी होगी। तभी वहाँ पर हमें गांव के मुखिया को दिखाया जाता है जो छोटा पंडित के साथ आता है, जो अपनी माँ से मिलाने के लिए उसको ले जाता है। हालांकि उसकी माँ थोड़ी देर पहले ही गुजर चुकी होती है, यानी कि मर चुकी होती है। वो चाहता है कि बाबा उसकी माँ की आत्मा से बात करे और पता करे कि उसकी माँ ने सारा सोना कहाँ पर छुपा कर रखा है। तभी वहाँ पर बड़ा पंडित आता है जो कहता है कि सब लोग कमरे से बाहर निकलें, बाबा एकांत में माँ की आत्मा से बात करेंगे। और इसी बीच बाबा की जो वाइफ होती है बड़े पंडित की, वो माता जी की कुर्सी के नीचे एक टॉय छुपा देती हैं जिससे भूतिया आवाज़ आती है, और वो सब कमरे से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद वो उस टॉय से आवाज़ निकालती है भूतिया टाइप की, जिससे रूहान डर भी जाता है और वो लेकिन उस डॉल को देख लेता है। उसके बाद रूहान उस डॉल को उठाकर फेंकता है जिससे वहाँ की रखी चीज़ें एक के ऊपर एक गिरने लगती हैं। और इसके बाद वो सब कुछ गिरते गिरते ऊपर से छत से एक झूमर बड़ा सा नीचे गिरता है। जब वो ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन पे गड्ढा हो जाता है, और इसी तरीके से रूहान को सारा गड़ा हुआ सोना मिल जाता है। और जिसे देखकर सरपंच और गांव के सारे लोगों को अब यकीन हो जाता है कि रूहान आत्माओं से बात कर सकता है, जिसने अम्मा की आत्मा से बात की और सारा सोने का पता लगा लिया। तभी छोटा पंडित अब रूहान को रूह बाबा के नाम से बुलाने लगता है और उसका शिष्य बन जाता है, और गांव वालों से बोलता है कि बाबा बहुत ही महान है। और अब गांव वाले एक स्पेशल टाइप का कपड़ा देते हैं बाबा को पहनने के लिए। तो छोटा पंडित वो रूह बाबा के पास लेकर आता है कि बाबा अब ये आप वस्त्र धारण करें, और क्योंकि आप गांव के रूह बाबा हैं। रूह बाबा के आने की वजह से अब बड़े पंडित का सारा ढकोसला, सारा सिस्टम, सारा बिजनेस ठप हो चुका है। इसके बाद रूहान छोटे पंडित से कहता है कि तुम्हारी बीबी की आत्मा इस जन्म में इस गधी में है, और छोटे पंडित से कहता है कि अब तुम इस गधी को अपनी वाइफ बनाकर रखो, और छोटा पंडित उसको अपने घर में ले जाता है। तभी पोटलू जो चाचा जी का छोटा बेटा होता है वो रीत को अचानक से देख लेता है, और रूहान जल्दी से उसको कवर अप करता है और कहता है बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, तो आप लोग इसकी बात पे भरोसा ना करें, और हो सकता है ये छोटा बच्चा है इसलिए इसको रीत की आत्मा दिखाई पड़ गई होगी। तब रेहान पोटलू को धमकी देता है कि अगर अब उसने रीत की आत्मा को देखा तो वो उसे मंजुलिका के कमरे में बंद कर देगा। उसके बाद जब वो जाता है तो वो मंजुलिका के कमरे में एक आहट को देखता है और घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिससे रेहान बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद उसको रीत समझाती है कि मंजुलिका जैसा कुछ भी नहीं है, और उसके कपड़े में ही वो घुंघरू लगा हुआ है जिसकी वो आवाज़ सुन रहा था। पर रूहान कहता है कि अब मैं ये बाबा का नाटक करके बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख के एक प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों जो भी कहेंगे एक दूसरे से हमेशा झूठ कहेंगे, और दोनों ही एक दूसरे को आई हेट यू कहते हैं और किस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रूहान और उसके चाचा, रीत के चाचा जो है वो दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद वो दोनों मंजुलिका के कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा खुलने ही वाला होता है कि वहाँ पर अंजुलिका और चाचा जी आ जाते हैं, ठाकुर साहब आ जाते हैं, जो उन दोनों को उस कमरे को खोलने से रोक देते हैं। तब अंजुलिका रोहान को बताती है कि जो आत्मा से तुम भिड़ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि काला जादू करने वाली मंजुलिका है। और फिर अंजुलिका उसको अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि वो और उसकी बहन, उसके फादर इस महल में आए थे क्योंकि उसके पिताजी को यहाँ पर हिसाब किताब के लिए बुलाया गया था। वैसे तो वो दोनों जुड़वा बहनें थी, बट उसके फादर अंजुलिका को ज़्यादा पसंद करते थे, जो कि मंजुलिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मंजुलिका के फादर ने उसको तंत्र मंत्र, काला जादू करते पकड़ लिया। फिर क्या था, मंजुलिका सिर्फ अब तंत्र मंत्र ही करती रहती थी, और वो मन ही मन में कुंवर को पसंद करती थी, जिसके लिए अंजू मंजू के फादर काम करते थे। पर कुंवर साहब अंजुलिका को पसंद करते थे, और ये बात ठाकुर साहब भी जानते थे। उसके बाद ठाकुर साहब कुंवर की शादी अंजुलिका से करा देते हैं, जो कि मंजुलिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शादी के दिन मंजुलिका जो है अंजुलिका के कपड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा ले लेती है और कंघे से उसका बाल लेके रात को 12 बजे घर से बाहर निकल जाती है। मंजुलिका के फादर उसको रात में बाहर जाता देख के उसका पीछा करते हैं, और वो उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो तंत्र मंत्र करती थी अघोरियों के साथ। मंजुलिका के फादर भी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको वहाँ पर तंत्र मंत्र करने से रोकते हैं और कहते हैं कि अच्छा होता मेरी एक ही बेटी होती। और ये सुनकर मंजुलिका को बहुत गुस्सा आता और वो अपने पिताजी को चाकू से भोंक भोंक कर मार देती है। चाकू मारने के बाद
बाद मंजुलिका कहती है कि ठीक है पिताजी, आपकी आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, आज से आपकी एक ही बेटी रहेगी। ये कहकर वो अंजुलिका के कमरे में जाती है अंजुलिका को मारने के लिए। वो अंजुलिका को मार ही रही होती है कि ठाकुर साहब उठकर उसको बचाने लगते हैं। मंजुलिका इतने गुस्से में होती है कि ठाकुर साहब को गर्दन से पकड़कर उठा देती है। ये देखकर अंजुलिका मजबूरी में मंजुलिका को मार देती है, पर मंजुलिका की आत्मा ठाकुर साहब को फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा देती है। इससे पहले कि मंजुलिका की आत्मा और लोगों को परेशान करती, तांत्रिक साहब उसको एक कमरे में उसी हवेली में बंद कर देते हैं। अंजुलिका रूहान को बताती है कि मंजुलिका ने अब तक के उनके परिवार के 8 लोगों को मार दिया है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि छोटा पंडित रीत और रूहान को साथ में देख लेता है, जो कि बहुत दिनों बाद अपने कमरे से बाहर निकली थी। इसके बाद छोटा पंडित बड़ा पंडित और पंडिताइन को लेकर हवेली में आते हैं और ठाकुर साहब से बताता है कि आपकी बेटी रीत मरी नहीं है और इसी हवेली में उसे रूहान ने छुपा कर रखा हुआ है। ठाकुर साहब सबको आदेश देते हैं कि पूरी हवेली की जांच करो और ढूंढो कि रीत कहाँ है। तभी रूहान रीत को मंजुलिका के कमरे के पास लाकर छुपाता है और तभी छोटा पंडित देख लेता है कि कोई भी वहाँ पर छुपा हुआ है, लेकिन रूहान जल्दी से घुंघरू की आवाज़ निकालता है और डराकर छोटे पंडित को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद रीत कहती है कि यही एक कमरा है पूरी हवेली में जहाँ पर कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा, और वो रूहान से ज़बरदस्ती उस मंजुलिका वाले कमरे को खुलवा देती है और उसके बाद वो उसी कमरे में जाकर छुप जाती है। क्योंकि रीत भी ये सब नहीं मानती, मंजुलिका वो कहती है सब बकवास है और उसके कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर असली में मंजुलिका होती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि पूरी हवेली में किसी को भी रीत नहीं मिलती और अंजुलिका रूहान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि उसने और उन लोगों ने उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं किया, उसका मजाक उड़ाया। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रीत मंजुलिका के कमरे में रात में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि रीत पूरी तरीके से पॉजेस्ड हो चुकी है और वो मंजुलिका बन चुकी है। जहां पर रीत आमिजे तुमा गाने पर पागलों की तरह डांस कर रही होती है और वो रीत जो है वो रूहान के सामने आती है, जिससे रूहान बिल्कुल डर जाता है और वो कहता है मंजुलिका मेरी रीत को छोड़ दो। इसके बाद रीत हंसती है और बोलती है कि ये मैं ही हूँ, तुम्हें डरा रही थी। इसके बाद रीत और रूहान रीत के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले दिन संगीत की तैयारी चल रही होती है, लेकिन तभी अचानक से सारे ढोल नगाड़े सब हवा में उड़ने लगते हैं और अंजुलिका को लगता है कि रीत नाराज़ है, क्योंकि कल उन्होंने रीत और रूहान के ऊपर शक किया था, पर रूहान जानता है कि ये रीत नहीं, ये मंजुलिका है, क्योंकि कल उन्होंने उसके दरवाजे को खोल दिया था। तब रूहान नाटक करता है और बोलता है कि रीत तुम अब गुस्सा अपना शांत कर दो, सबने माफ़ी मांग ली है, सबको माफ़ कर दो। लेकिन तभी अचानक से सब लोग बाहर की दीवार पर देखते हैं कि रीत की आत्मा दीवार पर चल रही है, सीधी सीधी दीवार पर रूहान समझ जाता है कि ये रीत नहीं मंजुलिका है, क्योंकि वो दीवार बहुत दूर थी, इसीलिए किसी को चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ता है और रूहान बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद रूहान रीत के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि वो लोग यहाँ से भाग चलते हैं, पर रीत मना कर देती है क्योंकि वो ठाकुर है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि छोटा पंडित बड़ा पंडित और पंडिताइन आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं और बड़ा पंडित बड़ी पंडिताइन को मंजुलिका की ड्रेस गेटअप में रेडी कर रहे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो संगीत में चीज़ें उड़ी थी वो हमने तो नहीं उड़ाई थी, तो फिर उसे उड़ाया किसने। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अंजुलिका के कमरे में कोई अंजुलिका के पैर पकड़कर खींच लेता है, जिसके बाद अंजुलिका बाहर कमरे के घुंघरू की आवाज़ को सुनती है और कमरे से बाहर निकलती है। उसके बाद वो देखती है कि बालकनी पे बहुत सारे कौवे बैठे हुए हैं। उसके बाद वो रूहान के कमरे में जाती है और रूहान से गुस्से में पूछती है कि रीत कहाँ है, क्योंकि वो ये जानती है कि छोटा पंडित सच कह रहा था और रीत मरी नहीं है। इसके बाद रीत अपनी भाभी के सामने आती है और उन्हें गले से लगा लेती है। रीत अपनी भाभी को बताती है कि उन्होंने ये काम मजबूरी में किया, क्योंकि वो सागर और त्रिशा की शादी करवाना चाहते थे, और उनकी भाभी भी बोलती है कि मुझे पता है कि ये जो सारी हरकतें हैं ये तुम नहीं कर रही हो, ये मंजुलिका कर रही है, क्योंकि तुम लोगों ने उसके दरवाजे को खोल दिया है। और इसीलिए वो तीनों उसी तांत्रिक के पास जाते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को उस दरवाजे के पीछे कैद किया था। तांत्रिक बहुत गुस्साता है कि तुम लोगों ने उस कमरे को क्यों खोल दिया। फिर वो बोलता है कि चंद्र ग्रहण के दिन प्रेत आत्माओं की शक्ति सबसे कम होती है और चंद्र ग्रहण 3 दिन बाद है, इसीलिए वो उसे 3 दिन बाद दोबारा कैद कर देगा और तब तक वो महायज्ञ करेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से लौट आते हैं अपनी हवेली पर। इसके बाद हम देखते हैं कि पोटलू हवा में उड़ रहा होता है,
जबकि इसके बारे में सबको लगता है कि रीत उसको प्यार से हवा में उड़ा रही है, लेकिन वो जानते थे कि ये रीत नहीं, ये मंजुलिका है। और इसीलिए रूहान चाचा जी को सब सच सच बता देता है कि मंजुलिका अब अपने कमरे से आज़ाद हो चुकी है। अंजुलिका भी सबसे कहती है कि हमें थोड़े दिन बच के रहना होगा, क्योंकि मंजुलिका किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रीत रूहान के कमरे में आती है और बोलती है कि भाभी कह रही हैं कि चाचा जी नहीं मिल रहे हैं। रूहान और पोटलू दोनों मिलकर चाचा जी को ढूंढते हैं और वो देखते हैं कि चाचा जी आराम से मंजुलिका के कमरे में मंजुलिका के बिस्तर में सो रहे होते हैं। तो रूहान डर के मारे उनसे कहता है कि इस कमरे से बाहर निकलिए, ये मंजुलिका का कमरा है। तो चाचा जी बोलते हैं 18 सालों बाद मंजुलिका इस कमरे से बाहर निकली है, वो इतनी पागल नहीं कि इस कमरे में वापस आएगी, मुझे सोने दो और तुम लोग जाओ यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के दिन तांत्रिक अपने चेलों के साथ जा रहा होता है, तभी मंजुलिका पीछे से आकर उनको परेशान करती है। मंजुलिका एक चेले के अंदर समाकर सबको मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूह बाबा यानी कि रूहान गांव में घूम रहा होता है और वो देखता है कि छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन तीनों मिलकर एक प्लान बना रहे हैं, जिसमें छोटा पंडित, बड़ा पंडित, बड़ी पंडिताइन को मंजुलिका के गेटअप में रेडी कर रहे हैं ताकि वो रूह बाबा को डरा सकें। और तभी वहाँ पर रूहान आता है जो छोटे पंडित और बड़े पंडित को मार कर भगाता है और उसके बाद जो है वो बड़ी पंडिताइन को भी वहाँ से डराकर भगा देता है। जिसके बाद मंजुलिका छोटे पंडित और बड़े पंडित को मिलती है। बड़ा पंडित, छोटा पंडित उसका मजाक उड़ाते हैं तो छोटे पंडित को वो पटक पटक के मारती है और बड़े पंडित को एक चाटा ऐसा लगाती है कि जिससे उसका कान जो बहरा था वो पूरी तरीके से खुल गया और जिसकी वजह से वो बड़ा पंडित बहुत दूर की भी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रूहान भी मंजुलिका से मिलता है तो वो उसके मंजुलिका मानने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम मंजुलिका हो तो तुम अपने पैर घुमाओ, जिसके कहने पर वो अपने पैर को घुमा देती है, जिसको देखकर रूहान डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों पंडित ठाकुर महल में आते हैं और वो वहाँ पर बताते हैं कि जो है वो ये गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मंजुलिका को देख लिया और आप लोग भी यहाँ से चले जाएं। पर उस जाने से पहले वो अपने आप बकाया पैसा लेने आते हैं जो कि सिर्फ 64 रुपये है और 64 रुपये लेने के बाद वो महल से कीमती सामान चुरा कर वापस जाने लगते हैं। और तभी रात में हम देखते हैं कि रात में पावर कट हो जाता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि रूहान वहाँ पर आता है जो कि मंजुलिका बनकर आमिज़ तुमा गाने पर बिल्कुल पागलों की तरह नाचने लगता है। सबको पता चल जाता है कि रूहान पॉजेस्ड है तो अंजुलिका उससे पूछती है कि तुम ये क्या गा रहे हो, तो वो ये बोलता है कि ये मेरा फेवरेट गाना है और मुझे ये इस पर नाचना बहुत पसंद है। और ये वो सारी बातें बंगाली में बोलता है जबकि उसे बंगाली नहीं आती है। उसके बाद वो ठाकुर साहब के कान में जाकर कुछ कहता है और कहने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब रूहान कहता है कि कल यहाँ पर कोई भी शादी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर आज एक मौत होने वाली है और वो मौत होगी अंजुलिका की। उसके बाद वो अंजुलिका से कहता है कि तुमने बताया नहीं कि मैं कमरे से बाहर आ गई हूँ। और जब सबको ये पता चलता है कि ये मंजुलिका है तो सब मंजुलिका कहते कहते भागने लगते हैं। जब वो सब भाग रहे होते हैं तो महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी महल के बाहर नहीं जा पाता और सब उसी महल में कैद हो जाते हैं। इसके बाद रूहान यानी कि मंजुलिका तीनों पंडित के पास जाती है और बोलती है कि उसे खून चाहिए। तब छोटा पंडित बोलता है कि उसके खून में विटामिन की कमी है। बड़ा पंडित बोलता है कि उसके खून में शुगर है और इसीलिए वो बोलते हैं कि ठाकुर साहब चाचा जी से जाकर खून ले लें। और चाचा जी तभी ऊपर रीत को देख लेते हैं और वो बहुत ही खुशी के साथ मंजुलिका से कहते हैं कि अब तुमसे हमारा भूत यानी कि रीत का भूत लड़ेगा और वो तुम्हें इस महल से भगा देगा। पर रीत कहती है कि वो कोई भूत नहीं है, वो जिंदा है। और तभी अंजुलिका कहती है कि हमें उसी तांत्रिक बाबा को यहाँ पर लाना पड़ेगा जिसने मंजुलिका को कैद किया था। और तभी मंजुलिका हंसती है यानी कि रूहान हंसता है और उस तांत्रिक बाबा की लाश उनके सामने फेंक देता है। तभी रीत रूहान यानी कि मंजुलिका से कहती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा, तुम्हें मंजुलिका को अपने शरीर पे हावी नहीं होने देगा, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम इससे लड़ सकते हो। और इसी बीच अंजुलिका रीत को पकड़ लेती है और उसके गले पे चाकू रख के कहती है अंजुलिका तुम अपनी रीत को बचा। मतलब साफ था कि ये जो भूत है ये मंजुलिका नहीं, ये अंजुलिका का है और जो बाहर भाभी बनकर रह रही वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है। सब ये बात सुनकर एकदम हैरान, भौचक्के और परेशान हो जाते हैं। अंजुलिका बिल्कुल यही चाहती थी और वो रूहान के जरिए ये कर पाती है। वो ये बताना चाहती है सबको कि जो मरी थी वो मंजुलिका नहीं, वो अंजुलिका थी और जो उनके साथ में रह रही है वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है। तब अंजुलिका सबके सामने आती है और फ्लैशबैक में सबको बताती है कि कैसे
मंजुलिका ने काला जादू करके अंजुलिका को बिल्कुल उसके जैसा बना दिया था और उसको मार दिया था। और उसके बाद उस ब्लैक डॉल को कुंवर साहब अपने कमरे में देख लेते हैं, जिसके बाद उनको ये पता चलता है कि जो सामने खड़ी है वो मंजुलिका है, ना कि अंजुलिका। इसीलिए वो कुंवर को भी फर्स्ट फ्लोर से फेंक देती है नीचे, जिसकी वजह से कुंवर जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं। अंजुलिका चाहती तो उनको तभी मार सकती थी जब वो 18 साल बाद अपने कमरे से बाहर निकली थी, जब रोहान ने वो कमरा खोल दिया था। लेकिन अंजुलिका चाहती थी कि सब कोई जाने कि जो उस वक्त मरी थी वो मंजुलिका नहीं, वो अंजुलिका है, और जो अभी रह रही है वो मंजुलिका है। इसीलिए उसने सबके सामने उसका सच जाहिर किया। तब मंजुलिका हंसती है और बोलती है कि कुछ साल पहले भी कुछ लोगों को इस महल का ये पता चला था, और तब अंजुलिका मंजुलिका को पकड़कर उस कमरे में घसीटते हुए ले जाकर बंद कर देती है। उसके बाद वो ठाकुर साहब के पास वापस आती है और कहती है कि रीत को आप जो है बिल्कुल माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर रीत ऐसा ना करती तो उसका सच कभी भी सामने ना आता और कोई भी ना जान पाता कि ये जो यहाँ पर रह रही है वो अंजू नहीं मंजुलिका है, और जो मरी थी वो मैं थी, यानी कि अंजुलिका, ना कि मंजुलिका। और वो रूहान को भी थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो पाया। तभी मंजुलिका दरवाजे को अंदर से पीटती है और अंजुलिका सबसे उस महल से वापस जाने को बोलती है। उसके बाद वो अंदर जाती है और अंदर जाकर वो मंजुलिका को मार डालती है। अब ये नहीं पता कि वो उसको मारती है कि क्या करती है, बट हमें ऐसा ही लगता है कि वो उसको मार देती है। पर कोई भी उस महल में अब नहीं रहता, वो महल फिर से खाली हो जाता है और यहाँ पर इस पिक्चर का होता है द एंड। सो दोस्तों, अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी तो जल्दी से शेयर करिए, लाइक करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे अमेजिंग मूवीज़ के वीडियोस शॉर्ट में मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।